हेलो मेरे डियर फ्रेंड्स, डियर नॉर्थ 9 टॉपर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। और नॉर्थ 9 27 सितंबर को, जी हां दोस्तों, नॉर्थ 9 इज ऑलमोस्ट हियर एंड हियर इन दिस वीडियो we will discuss about the 5 best exam hall strategy to crack the NORCET 9 and to get your dream aims। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने। इस वीडियो में अपन बात करेंगे 5 ऐसी बढ़िया तकनीक के बारे में जो आपके एग्जाम हॉल में आपके क्वेश्चन अटेम्प्टिंग के तरीकों को बूस्ट करेगी, आपकी रैंक को बूस्ट कर देगी और आपके कॉन्फिडेंस लेवल को 0 से हीरो बनाकर छोड़ेगी। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा 5 ऐसी बढ़िया टेक्निक। हम शॉर्टलिस्ट करते हैं उन टेक्निक को, क्या क्या बात करेंगे। पहली टेक्निक अपन बात करेंगे कि हाउ टू डू टाइम मैनेजमेंट इन द एग्जाम। सेकंड थिंग्स अपन इसमें डिस्कस करेंगे पहले दोस्तों कि आपकी जो क्वेश्चन की जो अटेम्प्टिंग की जो टेक्निक है, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, एमसीक्यू को सॉल्व करें एग्जाम्स के अंदर। थर्ड वन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, वो थर्ड वन अपन बात करेंगे स्मार्ट गेसिंग टेक्निक्स। कैसे जो सवाल आपको नहीं आते हैं उसको गेस कैसे कर सकते हैं, कौन सी ऐसी हिडन चीज उसमें छुपी होती है जिससे आपका एग्जाम्स में क्वेश्चन सही हो सकता है, वो टेक्निक्स अपन डिस्कस करेंगे। फोर्थ अपन डिस्कस करेंगे पर दोस्तों हाउ टू कंट्रोल नेगेटिव मार्किंग। जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग अवेयरनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट अपन बात करेंगे पर दोस्तों एग्जाम डे की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी और हाउ टू कंट्रोल स्ट्रेस इन द एग्जाम हॉल। तो ये 5 प्रो टिप्स आपको मैं देने वाला हूं, तो कंप्लीटली वीडियो के साथ में जरूर बनेगा और एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़िएगा। थर्ड पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि स्मार्ट गेसिंग टेक्निक्स क्या होती है, हिडन टेक्निक्स क्या होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीजें अपन डिस्कस करते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम प्यारे दोस्तों टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट जो होता है बहुत जरूरी होता है एग्जाम्स के अंदर। आपको पता है नॉर्थ 9 जो आपका मेंस रहने वाला है वो टोटल 180 मिनट्स का रहेगा। 160 क्वेश्चन उसमें आएंगे और 180 मिनट्स। आपको पता है जब टाइम ज्यादा है और क्वेश्चन कम है तो नो डाउट अपन वी कैन एक्सपेक्ट कि वहां पर क्वेश्चन की जो लेंथ है वो बहुत बड़ी रहने वाली है। सीन बेस, कुछ केस बेस आपके सवाल आपको देखने को मिलेंगे। हर सब्जेक्ट का सिनेरियो आपको कवर करना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट का कोर कंसेप्ट जो रहेगा वो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। ऐसा नहीं है कि हार्ड है, हाँ सिंपल भी टॉपिक रहेंगे, कुछ इजी सवाल भी आएंगे, उसको आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन बड़े बड़े जो सवाल आएंगे, ट्रिकी सवाल आएंगे, उनको कैसे हैंडल करना है, तो टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। 180 मिनट्स रहेंगे, इसका मतलब है 3 घंटे साहब आपको दिख रहे हैं। तो टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि साइकोलॉजिकली आपको क्या करना है। अपने उन 3 आवर्स को फिजिकली नहीं, साइकोलॉजिकली आपको मेंटली 3 सेक्शन में डिवाइड करना है। मैं आपके लिए लिख के लाया हूं सारी चीजें। ये जब हम एग्जाम देते थे, जब मैं एग्जाम देता था, तब मैंने कैसे इस ट्रिक्स को अपनाया, कैसे इन चीजों को पढ़ा। नॉलेज सबसे महत्वपूर्ण है, इससे अलावा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसे तरीके भी आपके पास में रामबाण होने चाहिए, है ना, हाँ, जो आपके सटीक निशाने पर लगाते। तो देखिए जो टाइम का मैनेजमेंट है, 3 घंटे को आप 3 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट 60 मिनट, सेकंड 90 मिनट एंड थर्ड लास्ट रहते हैं 30 to 45 मिनट्स लगभग ऐसे। तो फर्स्ट जो 60 मिनट्स रहते हैं उसके अंदर आपको जैसे ही आपके सवाल आता है, आपको क्या करना है कि आपको जितने भी आपको हाई कॉन्फिडेंस एमसीक्यू लगते हैं कि यस ये तो मेरा सही होगा ही होगा, इसको दुनिया की कोई ताकत, भले ही अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप आ जाए वो गलत कर दे, लेकिन ये मेरा गलत नहीं हो सकता है, ऐसे एग्जाम्स में आपको सवाल अटेम्प्ट करना है। ये आपके जो फर्स्ट 60 मिनट होते हैं, पहले का एग्जाम का 1 घंटा आपके रैंक को यहां से यहां तक ले आएगा। इससे क्या फायदा होगा प्यारे दोस्तों कि आपको पूरा क्वेश्चन का पेपर समझ में आ जाएगा कि क्या ये जो सवाल आए हैं, पेपर है इसका लेवल कैसा है, क्या माइल्ड है, मॉडरेट या फिर हार्ड लेवल का या अल्ट्रा हार्ड का है। तो ये जो चीजें आपको टाइम मैनेजमेंट पे पहले घंटे में पता लग जाना चाहिए। इसका मतलब आपको पेपर पूरा देखना है, तो पेपर पहले घंटे में आप पूरा देख लेंगे। उसमें जितने भी आपको इजी और हाई कॉन्फिडेंस आपको लगता है कि हाँ ये सही होगा, वो सवाल आपको अटेंड करना है। दूसरे की मैं बात करूं, जो अगले 90 मिनट्स रहेंगे, 60 मिनट की बात हमने कर ली, नेक्स्ट जो 90 मिनट रहेगी उसमें आपको क्या करना है, मॉडरेट डिफिकल्टी के सवाल आपको अटेम्प्ट करने हैं। जो आपने लगता है कि यार ये थोड़ा सा उसमें दिमाग में लगाऊंगा तो मेरे पास इसका जवाब मिल जाएगा, तो नेक्स्ट जो 90 मिनट आप रिव्यू करोगे उसमें आपको क्या करना है, हाँ जो मॉडरेट डिफिकल्टी की आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है वो आपको सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड टाइम मैनेजमेंट में अपन क्या करेंगे, जो रिमेनिंग जो 30 to 45 मिनट्स आपके पास रहेंगे, लास्ट में क्या आपने पूरा पेपर देख लिया, दूसरी बार पेपर आपने देख लिया, अब आपको क्या करना है, उन क्वेश्चन को आपको छोड़ना है, उस क्वेश्चन को आपको देखना है, उन सवालों के तारों को छेड़ना है जो आपने मार्क फॉर रिव्यू करेंगे। नाउ मार्क फॉर रिव्यू आपने कौन से करे होंगे, जो आपको ट्रिकी लगे होंगे, जो आपका टाइम कंज्यूमिंग रहा होगा, या जिसमें आप कहीं ना कहीं आपको लगा कि यार मैं इसमें फंस सकता हूं, मेरा टाइम खराब कर सकते हैं, तो वो जो सवाल आपने मार्क फॉर रिव्यू करे हैं उनको आपको सबसे लास्ट में देखना है। ये तो रामबाण ट्रिक्स है। तो टाइम मैनेजमेंट ऐसे आप करना, अलग अलग सेक्शन में बांटना कि पहले आपका पूरा पेपर देखना चाहिए। पता लगा कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है
पता लगा कि एग्जाम्स के बाहर आ रहे हैं और लड़के बोल रहे कि यार ये तो सीधा सवाल आता, नॉर्मल आईसीपी पूछा था, नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर पूछा था, आप बोलो यार मेरे तो आया नहीं था, मेरे तो सवाल ही नहीं आया था। आएगा कहां से, क्योंकि हमने पेपर ही नहीं देखा पूरा, हमने टाइम मैनेजमेंट करना नहीं सीखा। तो टाइम मैनेजमेंट जब आप बढ़िया से करोगे तो आपके सारे सवाल दिख जाएंगे, सारा पेपर आपके अटेम्प्ट करना हाँ बिल्कुल आपके पक्ष में रहेगा। तो ये टाइम मैनेजमेंट की बात करिए। नो, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूं कि जो आपको लगता है कि ये जो सवाल मैं देख रहा हूं इस पे मेरा कम से कम 1 मिनट या इससे ज्यादा तो खर्च हो जाएगा, तो ऐसे सवालों पर अपना टाइम स्पेंड बिल्कुल भी ना करें प्यारे दोस्तों। डोंट स्पेंड मोर देन 1 मिनट, या 1 मिनट तक आपका जो टाइम खा सकते हैं उन सवालों पर ज्यादा रुकना ही नहीं है। जैसे ही वो सवाल लगा आपको, असेस करा, फर्दर उसको स्किप करो और नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। इससे क्या होगा कि आपका टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा अगर आपने इस टाइप के ट्रैप में उलझ गए तो। दूसरा आपको क्या करना है कि आपको जब जो आपको नहीं आते उसको मार्क फॉर रिव्यू आप करते ही हो, और उसको क्या करो, मूव ऑन करो, और फर्दर जब आप 30 to 40 फिर जो लास्ट टाइम मैनेजमेंट की ट्रिक रहती है जो आपको मार्क फॉर रिव्यू करें उनको आप देख सकते हैं। तो ये टाइम मैनेजमेंट की ट्रिक्स हो गई आपके पास में। नाउ बात करते हैं सेक्शन नंबर 2, वो रहने वाला है आपका क्वेश्चन अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी कैसे रहनी चाहिए। नाउ वंस अगेन वही बात, जो सवाल आपको सबसे पहले आते हैं, जो आपके हाई कॉन्फिडेंस है उनको करेंगे तो दोनों चीज होगी, आपके सवाल भी सही होगा, टाइम मैनेजमेंट भी आपके बढ़िया से हो पाएगा, सही है ना। तो ये तो एक बात होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये होती है कि सवाल कुछ आपके देखो नोट सेट मेंस में ऐसे आएंगे कि वो आपको ट्रैप करेंगे। ट्रैप का मतलब समझते हैं आप? ट्रैप का मतलब होता है जाल, एक ऐसा जाल बिछा देंगे जिसमें आप बिल्कुल फंस जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे। ट्रैप का मतलब आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उस सवाल को आपको छोड़ भी नहीं पाओगे और कर भी नहीं पाओगे। छोड़ क्यों नहीं पाओगे? क्योंकि वो फैमिलियर क्वेश्चन रहेगा आपके। फैमिलियर इन द सेंस आपको लगता है यार इसको मैं कैसे छोड़ सकता हूं। मान लीजिए कोई मायोकार्डियल इन्फेक्शन का सवाल आ गया और आप बोलोगे यार मायोकार्डियल इन्फेक्शन को मैं कैसे छोड़ सकता हूं, लेकिन उसमें ऐसे ट्रिक्स होगी, ऐसे आप उसमें कंटेंट डाटा दे रखा होगा, ऐसा सीन क्रिएट कर रखा होगा कि आप उसको कर भी नहीं पाओगे, है ना। आप छोड़ भी नहीं पाओगे और कर भी नहीं पा रहे हो, इसमें आप क्या होगे, अब रुके रहोगे वहां पे, तो इसको बोलते हैं ट्रैप होना। तो ऐसे जो ट्रैपिंग के क्वेश्चन आते हैं उनको प्लीज स्किप कर दीजिएगा। ये आपके सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्टिंग की बढ़िया से ट्रिक्स है। ऐसे जो सवाल है उसको फटाफट से मूव ऑन करेगा, या जो ट्रैप बेस होते हैं, और यह आपका जो सबसे ज्यादा नीड मोर फोकस और अटेंशन, जो आपका टाइम भी खाएंगे, अटेंशन भी खाएंगे, फोकस भी खाएंगे, ऐसे सवालों को स्किप करो, मूव ऑन करो, ठीक है। तो ये बात होती है, और उनको आप क्या करोगे, लीव कर देंगे रिव्यू फॉर नेक्स्ट के अंदर, मार्क फॉर रिव्यू के अंदर अपन रख देंगे। तो ये हो गया आपकी हाँ क्वेश्चन अटेम्प्टिंग की टेक्निक, बढ़िया से करना है। नाउ अपन अब मूव करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी स्मार्ट गेसिंग ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। कैसे आपको जो सवाल नहीं आते हैं उनको आप कैसे गेस कर सकते हैं, कैसे उनको नहीं आते वो को भी आप बढ़िया करेक्ट कर जाएंगे, ये तरीका मैं आपको इस तरीके में बताने वाला हूं। तो इसको अपन सुनते हैं, देखिएगा। सबसे पहले जैसो नॉलेज सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसके बाद में क्या होता है प्यारे दोस्तों, आप क्या करिएगा, ऐसे जो आपको जिसमें ट्रैप हो जाते हैं, छोड़ भी नहीं पाते हैं, टाइम निकालने के पेपर पूरा देखने के बाद में आपको क्या करना है, सवाल आपने पढ़ा, सीन समझ गए, भाषा समझ गए, लैंग्वेज समझ गए, कंसेप्ट समझ गए, कवि के भाव समझ गए, कहने का मतलब है। अब ऑप्शन आप देख रहे हो, अब आप क्या कर रहे हो, उसको छोड़ना भी नहीं चाह रहे हो लेकिन सही नहीं निकल रहा है, उसमें कैसे करोगे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड को यूज करना है। नाउ एलिमिनेशन मेथड कैसे काम करता है, सवाल का जो लैंग्वेज है उसके रिगार्डिंग ऑप्शन का क्या उसके साथ में जो फीलिंग है, जो मैच हो रहा है, क्या भाव मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो देखो। सवाल कुछ पूछ रहा है, ऑप्शन कुछ अलग जा रहे हैं, तो आपको सीधा सा मतलब ये निकलता कि वो ऑप्शन तो इसका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। कुछ भी करके आप क्या कर सकते हैं, 2 ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर ही सकते हो ना। जब 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं, कुछ ऐसे क्लू भी होते हैं, कुछ ऐसे हिडन कंसेप्ट होते हैं सवाल के अंदर और ऑप्शन के अंदर भी, स्पेशली ऑप्शन के अंदर, जो आपको करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर के बीच में फर्क समझा देते हैं। वो कौन से वर्ड होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कॉपी पेन लिख लीजिएगा। मैंने जितने भी एग्जाम्स दिए हैं, हर एग्जाम में सिलेक्शन लिए, उसका कंसेप्ट, उसका निचोड़ निकाल के मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने भी वो वर्ड आइडेंटिफाई किए हैं कि ये जब भी वर्ड आपके एग्जाम्स के अंदर आता है तो ये बिल्कुल आपका आंसर सही होता है या गलत होता है ना। तो इन एग्जाम्स में जो वर्ड को आप फोकस करिएगा, ये ट्रैप कर देंगे आपको। बताने जा रहा हूं मैं आपको वर्ड्स, तो देखिएगा कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं, मैंने जितने भी एग्जाम दिए सब में एक कॉमन बात नोटिस की है, प्रीवियस मेमोरी बेस्ड एग्जाम भी देखे हैं उसमें भी एक कॉमन बात नोट करी है कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं हाँ जो आपके करेक्ट और इनकरेक्ट के बीच में डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये वर्ड आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो देखिए, अगर किसी ऑप्शन के अंदर वर्ड आता है कि ऑलवेज, एक वर्ड होता है ऑलवेज, तो ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, ओनली हो गया, ये क्या होते हैं, ऑलवेज, नेवर या
ओनली, ये जो वर्ड होते हैं आपके एग्जाम्स में 99.9% जो डाटा है वो इनकरेक्ट देते हैं। अगर किसी ऑप्शन में मान लीजिए ए और बी को आपने एलिमिनेट कर दिया, अब आपके पास में बचा है बी और सी और डी ऑप्शन, और सी और डी में से एक किसी डाटा में आपको दे रखा, ऑप्शन में दे रखा है इट इज ऑलवेज सीन, इट इज ओनली बाय द पेशेंट, इट इज ओनली बाय द नर्सिंग ऑफिसर, इट इज ओनली बाय फिजिशियन। ये ओनली हो गया, इट इज ऑलवेज, है ना, नेवर परफॉर्म, नेवर डू, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं ना, ये आपके क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उसको गलत करते हैं। तो जिसमें ये वर्ड आपको दिखे समझ जाना ये आंसर गलत है। तो जो आपके ऐसा वर्ड आपने पकड़ लिया तो आपका करेक्ट आंसर एक ही बचेगा। समझ पा रहे बातों को? तो ये ऑलवेज, नेवर, ओनली, ये हमेशा सेम्स लुक लाइक रॉन्ग आंसर, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा कुछ ऐसे बहुत वर्ड होते हैं जो आपको गेस कर सकते हैं, कुछ प्रायोरिटी बेस्ड होते हैं, वो आपको कैसे डिफरेंशिएट करने हैं, तो उसके लिए भी अलग अलग वर्ड होता है। ये जो कीवर्ड्स होते हैं उन पे आपको फोकस करना है। पहला वर्ड है जैसे मोस्ट लाइकली, मोस्ट लाइकली हो गया, लीस्ट लाइकली, यहां पर आप बढ़िया से ट्रैप हो जाते हैं। आप क्या करते हैं, मोस्ट लाइकली पूछोगे तो भी मोस्ट लाइकली बताओगे, और कई वर्ड डाल दिया लीस्ट लाइकली, तो उसमें भी आप क्या करोगे, प्रायोरिटी सेट करके प्रायोरिटी वाइज उसको आंसर को क्लिक कर दोगे। लेकिन याद रखिएगा लीस्ट लाइकली का मतलब होता है जो सबसे कम प्रायोरिटी पे रहेगा, तो ये कम प्रायोरिटी पे रहेगा वही आपका सही जवाब बन सकता है। तो ऐसे आपको सवालों में ये क्लू ढूंढने पड़ेंगे, वर्ड ढूंढने पड़ेंगे। मोस्ट लाइकली, लीस्ट लाइकली, कोई सवाल में पूछ रहा है बेस्ट डायग्नोसिस, वर्स्ट डायग्नोसिस, बेस्ट प्रोग्नोसिस, वर्स्ट प्रोग्नोसिस, तो ये चीजें पूछ ली आपको। लेट साइन, अर्ली साइन, ये हो गया। नेक्स्ट वर्ड आपको बता रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट, लीस्ट इंपोर्टेंट, करेक्ट सेंटेंस, इनकरेक्ट सेंटेंस, मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट, लीस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट, ऐसा वर्ड हो गया। अगेन आपको क्या कह सकते हैं, ये जो इसमें दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा ट्रू है, विच सेंटेंस इज ट्रू और विच सेंटेंस इज फॉल्स, तो ट्रू और फॉल्स के भी आपको क्लू ध्यान में रखने पड़ेंगे। मतलब 3 गलत रहेंगे और 1 सही रहेगा, 3 सही रहेंगे 1 गलत रहेगा, तो ये आइडेंटिफिकेशन भी आपको करना पड़ेगा। कॉमन फीचर्स क्या रहने वाले हैं और रेयर फीचर्स क्या रहने वाले हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना होता है। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, प्राइमरी प्रायोरिटी क्या रहेगी आपकी, इनिशियल प्रायोरिटी क्या रहेगी, इमीडिएट प्रायोरिटी क्या रहेगी, लेट प्रायोरिटी क्या रहेगी। इस प्रकार के सवाल में भी आपको कीवर्ड देखने को मिल सकते हैं। सिग्निफिकेंट प्रायोरिटी क्या रह सकती हैं, ये चीजें आपको देखने को मिलेगी ना। कुछ और कीवर्ड में मैं आपको बताता हूं कि ऐसा, जैसे कि ऐसा डायग्नोसिस जो हम ऑलवेज प्रिफर्ड करते हैं, नेवर रिकमेंडेड करते हैं, ऑलवेज प्रिफर्ड ट्रीटमेंट, ऑलवेज प्रिफर्ड डायग्नोसिस, नेवर रिकमेंडेड स्टेप्स, तो इस टाइप के ये भी आपको ध्यान में रखना कि ये भाषा को पूरा उल्टा बदल देते हैं, घुमा देते हैं सवाल को पूरा, और आपका आंसर पूरा उल्टा निकलता है। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। मोस्ट सेंसिटिव, लीस्ट सेंसिटिव, है ना, मोस्ट स्पेसिफिक, ये जो चीजें होती हैं, लीस्ट इन्वेजिव, है ना, अर्जेंट हो गया, इमरजेंसी हो गया, ये क्लासिकल हो गया, क्लासिकल साइन हो गया, टिपिकल साइन हो गया। तो ये कुछ क्या होते हैं पर दोस्तों, ये क्लू वर्ड होते हैं, ये क्लू होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं जो आपके सवाल की लैंग्वेज को बदल देते हैं। तो ऐसे वर्ड आपको दिखे तो ये प्रायोरिटी को इंडिकेट करते हैं। ऑलवेज, नेवर, ओनली, ये वर्ड हमेशा क्वेश्चन को गलत करते हैं, ये आपके ऑप्शन को गलत करते हैं। तो ये अगर ऑलवेज, नेवर, ओनली, इस टाइप के आपको WH टाइप के वर्ड, व्हाट, विच, हाउ, ये जो होते हैं जिसमें सवाल पूछते हैं कि भाई ये हाउ, विच, व्हाट, तो ये भी आपके कहीं ना कहीं WH वाले वर्ड होते हैं, ये भी आंसर को गलत करते हैं। तो ये कीवर्ड भी आपको ध्यान में रखना है, तो बढ़िया से आप सवाल का जवाब आसानी से निकाल सकते हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, बिल्कुल मुझे उम्मीद है पूरी और भरोसा है आप पर, है ना। अगला मूवमेंट करते हैं अपन, हाउ टू कंट्रोल द नेगेटिव मार्किंग्स एंड नेगेटिव मार्किंग का अवेयरनेस। तो देखो, नेगेटिव मार्किंग वो होती है, याद रखना है कि आपकी एक गलत सवाल आपका एक सही सवाल लेके जा सकता है ना, आपका एक गलत सवाल आपका एक सही आंसर लेके जा सकता है, एक नंबर लेके जा सकता है, एक रैंक पीछे सरका सकता है। तो नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल कैसे करें, ये गलती यही होती है प्यारे दोस्तों कि आप क्या करते हो कि कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनको अपन ना तो छोड़ सकते हैं ना ही कर पाते हैं, उसमें अपन क्या लगाते हैं, तुक्का लगा देते हैं। तो तुक्का लगाना सही है, लेकिन बढ़िया तरीके से, जो मैंने आपको भी कीवर्ड्स बताए हैं, है ना, ट्यूशन की लैंग्वेज को पढ़ना होता है, उसमें आपको तुक्का लगाना होता है, या जिसके बारे में आपने सुन रखा होता है उसमें तुक्का लगाना होता है। पहले तुक्के नहीं लगाने, पूरा पेपर देख लिया आपने, उसमें आपने देख लिया कि कौन से मेरे हाई कॉन्फिडेंस है, उसके बाद में मॉडरेटली डिफिकल्ट कौन से होते हैं। तुक्का लास्ट में लगाना है, जब आपके 20 से आधा घंटा बचे तब लगाना है कि हाँ ये मैंने मार्क फॉर रिव्यू करे हैं, अब इसमें से मैंने 2 एलिमिनेट कर दिए हैं, 2 मेरे पास बच रहे हैं, सवाल की लैंग्वेज मैंने समझ रखी है, पढ़ रखा है,
अब इसमें पूरा पूरा कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये मेरा तुक्का सही हो सकता है, वहीं लगाने की कोशिश करना, वरना गलत हो जाएगा, है ना। तो तुक्का वहीं लगाए। नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करने का सबसे बढ़िया तरीका, आप गैस वहीं करें जहां आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो, जहां आपने कुछ चीजें सुन रखी हो। जब सुना ही नहीं है, कुछ कोई सवाल को पहली बार देखा है, एम्स दिल्ली ने पहली बार डाला है उस सवाल को एग्जाम्स के अंदर, हमारा सिलेबस सही बाहर है, या हमने कभी नहीं पढ़ा है, किसी बुक्स में नहीं पढ़ा है, तो उसमें तुक्का लगाने की कोशिश ना करें। वो यकीन मानिए आपका नेगेटिव मार्किंग नंबर लेके जाएगा। तो ऐसे अनफेमिलियर टॉपिक्स, अनफेमिलियर एमसीक्यू पे तुक्का न लगाए, उनको अटेम्प्ट प्लीज ना करें। नेगेटिव मार्किंग को आप और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि रैंडमली आपको गैस नहीं करना है। पता चला कि हाँ 4 ऑप्शन है, अच्छा इसमें तो ABCD कुछ भी हो सकता है, वहां गैस नहीं करना आपको। जहां कॉन्फिडेंस हो वहीं गैस करे, गैस वही करे, है ना। नेगेटिव मार्किंग में आपको गैस वही करना है कंट्रोल करने के लिए। या तो आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दी हो, या आपने 2 ऑप्शन ही बचे हो कुल मिला के, कि अब मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, अब मैं यहां पर गैस करूंगा तो हाँ रिस्क ले सकता हूं कि इसमें 50-50 हो सकता है, सही भी हो जाएगा तो मेरा नंबर मिल जाएगा। तो इस टाइप से आपको गैस करना है। जिस टॉपिक के बारे में अनअवेयर हो, अनफेमिलियर हो, वहां पर आप बिल्कुल छेड़खानी नहीं करेंगे। तो ये आप इससे क्या कर सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। क्वेश्चन के लेवल पे डिपेंड करता है पेपर की अटेम्प्टिंग कैसे रहेगी, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रिस्क ले सकते हैं। नो, अब अपन मूवमेंट करते हैं, एग्जाम हॉल की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी और स्ट्रेस कंट्रोल कैसे करना है, सबसे महत्वपूर्ण। इस टॉपिक पर बात करने से पहले मैं आपको यही कहूंगा कि देखो, सबसे पहला जो सभी बताते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आप अपने जो एग्जाम सेंटर है उस पर टाइमली पहुंच जाइएगा। ये आपका टाइम मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करेगा। एग्जाम सेंटर पे टाइमली पहुंचने के बहुत फायदे हैं प्यारे दोस्तों। मेरा दोस्त बोल रहा है यार अभी तो 3 घंटे पड़े हैं, अभी तो एग्जाम होने में 2 घंटे बाकी हैं, अभी तो सेंटर पहुंचने में अभी क्या है 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, अभी तो 1 घंटा पड़ा है, अभी इतना जल्दी जाके क्या करेंगे। अगर ऐसा भी कोई आपका दोस्त बात करता है तो आप अपना बोरिया बिस्तर बांध के अपने डॉक्यूमेंट्स लेके एग्जाम सेंटर पर चल पड़िएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके कई फायदे होते हैं। इसका पहला फायदा मैं आपको बताता हूं कि एक तो आपको जो सेंटर को देखने की, आपको लोकेशन देखने जो हरीनेस होती है, जो क्यूरियोसिटी होती है, जो एंग्जाइटी होती है, वो आपकी खत्म हो जाती है जब आप एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाएंगे। पहला फायदा तो ये। दूसरा फायदा मैं आपको बताता हूं कि जब आप एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाते हो टाइमली, तो अब आपको कहीं जाने की हरीनेस नहीं रहती कि मेरे को पहुंचना है, क्योंकि आप पहले ही पहुंच चुके हो। इससे क्या होगा, तीसरा फायदा कि आपके अंदर जो एंग्जाइटी होगी, जो डर होगा आपकी में एग्जाम सेंटर कैसा होगा, किस लोकेशन पे होगा, रास्ता कैसा होगा, बारिश तो नहीं होगी, तूफान तो नहीं आएगा, गाड़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है ना। तो ये सारी जो दूरी कितनी होगी, तो ये जो सारी चीजें होती हैं कि आपके एग्जाम सेंटर पे पहुंचते खत्म हो जाएगी जब आप अर्ली एक्सेस कर लोगे एग्जाम लोकेशन का। समझ पा रहे बातों को प्यारे दोस्तों। अगला फायदा मैं आपको बताता हूं कि जब जो महत्वपूर्ण है, जब आप एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाते हो प्यारे दोस्तों, तब आपको जो एग्जाम के जो फ्रेंडली होते हैं, आप है ना एग्जाम हॉल के फ्रेंडली हो जाते हैं सबसे पहले। तो फ्रेंडली का मतलब आप एग्जाम सेंटर के फ्रेंड बन जाते हैं। जब एग्जाम सेंटर के आप दोस्त बन जाते हैं तो आप में घबराहट नाम की कोई चीज नहीं होती है। आपको पता चल जाता है कि मेरा एग्जाम सेंटर कैसा है, वहां का गार्ड कौन सा है, वहां बाइक की पार्किंग कैसे हो रही है, वहां अपने बैग जो है, अपना सामान कहां मैं रख सकता हूं, सेफली पड़ा कि नहीं पड़ा है, वॉशरूम का स्टेटस क्या है, मेरी जो कंप्यूटर जो टेबल आएगी जहां पर मैं बैठकर अपने सपनों का एग्जाम दूंगा वो कैसा है, जो आप मेरे आसपास का माहौल कैसा है, वेंटिलेशन कैसा है, पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मेरे जो कंप्यूटर है जहां पर मैं एग्जाम दूंगा वो सही काम कर रहा कि नहीं कर रहा। जब ये चीजें आप एग्जाम फ्रेंडली हो जाते हो, हॉल फ्रेंडली हो जाते हो, तब आपके एंग्जाइटी का लेवल वैसे ही कम हो जाता है। अगर आप लेट करते हो, भागते दौड़ते पहुंचते हो, गाड़ी का किराया दे रहा हूं उधर से घंटी बज रही है कि भाई साहब एग्जाम में जल्दी शुरू हो गया, तो जो आपने पढ़ा है वो कहीं न कहीं वहां पर स्लिप हो जाएगा। समझ गए बातों को। चौथा फायदा आपको मैं और बताता हूं कि जब आप जल्दी पहुंचते हो तो एग्जाम में पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति आप बन सकते हो। उससे क्या होता है, जब आप लेट पहुंचते हो तो आप देखते हो कि 100 लोग वहां पर ऑलरेडी खड़े हैं, और उन 100 में से आपको 80% जो लोग मिलेंगे वो बड़ी बड़ी भारी भरकम किताबें लेके मिलेंगे, बड़े बड़े ये चश्मे लगा रखे होंगे अल्बर्ट आइंस्टीन के जैसे, और वो फटाफट से एक एक पेज पलट रहे हैं, एक एक पेज पलट रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ये आएगा वो आएगा, ये आएगा, ये तो आएगा ही आएगा, ये मैंने पढ़ा है। जब आप 80% लोगों को ऐसा देखोगे तो आपकी तो वैसे ही हाँ तोते उड़ जाएंगे, बस अब ये क्या हो रहा है, ये मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो समाज की मुख्य धारा से तो ऐसा लगता है कि हट चुका हूं, मैं एग्जाम देने आया हूं, कहीं गलत सेंटर पे तो नहीं पहुंच गया, ये फीलिंग आएगी। लेकिन अब जब आप जल्दी पहुंच जाते हो तो आपको लगेगा अरे यार अभी तो कोई नहीं आया है, अभी तो सिर्फ मैं आया हूं, तो जब मैं पहले आया हूं तो मेरा ही सिलेक्शन पहले होगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है, सामान मैंने अपना रख दिया। समझ पा रहे हैं प्यारे दोस्तों। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत चीजें फायदा करती हैं ये प्यारे दोस्तों, है ना। ये सेंटर पे रीच आपने जल्दी कर दिया। अब आप मान लीजिए आपने एग्जाम सेंटर पे चले गए, अपना टेबल आपने बुक कर लिया, आपका जो भी नंबर आया कि जो सीट नंबर आपका ये है C6 है C10 है, जो भी आपका सिस्टम मिल गया।
वहां आराम से बैठिए और एग्जाम होने से पहले क्या करना है, कुछ लोग क्या करते हैं, इधर देखते हैं, बातें करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, पता नहीं कैसा होगा, पड़ोसी कौन है, पड़ोसी कौन आया है, कौन आई है, यानी ऐसी चीजें आप सोचते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब आपको अपनी सीट अलॉट हो चुकी है तो बिल्कुल अपनी सीट पर फोकस करें। और मैं बता रहा हूं कि आपको इधर उधर देखने के बजाय अगर इतना टाइम मिले, इतना रिलैक्स रहना है, आप बढ़िया से डीप ब्रीथिंग करो। जितना आप डीप ब्रीथिंग करेंगे आपके ब्रेन को बढ़िया से ऑक्सीजन की सप्लाई मिलेगी और आपका ब्रेन बहुत फोकस एंड अटेंशन सीकिंग वाला बन जाएगा। आप हर एमसीक्यू पर बिल्कुल फोकस कर पाएंगे, कंसंट्रेट आप बढ़िया कर पाएंगे और सवालों का सही सही जवाब दे पाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, डीप ब्रीथिंग आपको वहां पर करनी है। और साथ में अगर आपको लगे कि यार माहौल थोड़ा टाइट हो रहा है, हेडेक कर रहा है, स्ट्रेस ज्यादा बढ़ रहा है, कुछ नहीं करना है, 15-20 मिनट की झपकी ले लेनी है। मैं बता रहा हूं, मैंने जब भी एग्जाम दिए हैं, जब भी सेंटर पे गया हूं, यही तरीके मैंने अपनाए हैं। जब मैं अपनी कुर्सी पर पहुंचता था, देख लिया माहौल सब ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम सब सही चल रहा है, माउस बढ़िया चल रहा है, चलो अब सो जाते हैं। आधा घंटा बढ़िया, जो एग्जाम से पहले 15-20 मिनट आधा घंटा नींद निकाल दो, आपका माइंड कॉन्शियस हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। अगर आप कर पाएंगे तो कर सकते हैं। इधर उधर देखने की बजाय अपने माइंड पर फोकस करना, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका माइंड फोकस करेगा, है ना। पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, पैनिक आपको बिल्कुल नहीं होना है। कब पैनिक नहीं होना है, एग्जाम हॉल को देखकर, और जब से आपका एमसीक्यू पहला एमसीक्यू आता है, घड़बड़ाहट के अंदर एमसीक्यू को अटेम्प्ट नहीं करना है। हार्ड एमसीक्यू आ गया, टफ एमसीक्यू आ गया, क्रिटिकल आ गया, जिसमें आप सोच नहीं पा रहे हो, ट्रैप हो चुके हो, पैनिक नहीं होना है। पैनिक हो जाओगे तो आप पूरा पेपर आपको पैनिसिटी में देना पड़ेगा, पूरा पेपर आपको पैनिक कर देगा। पहला सवाल नहीं आ रहा है, आगे बढ़ो, दूसरा नहीं आ रहा है, आगे बढ़ो, चौथा, पांचवा, कोई तो आएगा। तो जो आएगा वहां से अपनी खुशी स्टार्ट होगी। तो जो आपको सवाल नहीं आते, कोई बात नहीं, रिलैक्स करो, डोंट बी पैनिक, मूव फर्दर। ऐसा आप करोगे तो एंजाइटी का लेवल जितना आप कर पाओगे, उतना ही आपका नॉलेज जो आपने पढ़ा है वो वापस रीगेन हो जाएगा, आपकी कॉन्सेप्ट वापस बिल्डअप हो जाएंगे। ये जैसे एंजाइटी बढ़ेगी आपका, तो कॉन्सेप्ट आपके दबने लग जाएंगे, हावी हो जाएगी एंजाइटी आपके माइंड पर, ठीक है। तो ये जो चीजें होती हैं, आप पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। वही आप करो जो आपको पहले आता है ना, जो आपको पहले आता है अटेम्प्ट करो, बाकी नहीं आता उसको बाद में देखेंगे। तीसरा, सबसे बाद में आप खुद पर भरोसा रखिएगा कि मैं जो एग्जाम दे रहा हूं वो बहुत बढ़िया एग्जाम दे रहा हूं, मैं जो सिस्टम पर बैठा हूं, मैं जो आंसर चूज कर रहा हूं वो बहुत बढ़िया आंसर है और मैं बिल्कुल अच्छे से दे रहा हूं। ये जब आप खुद को आप विजुअलाइज करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका फोकस बढ़ेगा और आपका अटेंशन बढ़ेगा। और एक खुद में जब कॉन्फिडेंस रहेगा तो ये अगेन इनडायरेक्टली आपके नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से आपका आंसर ऑटोमेटिक सही होंगे, विश्वास खुद पर होने लगेगा। समझ पा रहे बातों को। और साथ में एग्जाम्स में हल्का सा आपको हाइड्रेशन रखना है, मॉडरेटली, ज्यादा हैवी हाइड्रेट भी नहीं करना है। ज्यादा पानी पी लिया, पता लग रहा है कि 5 मिनट में आप बाथरूम की तरफ देख रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, कंसंट्रेशन गड़बड़ा जाएगा आपका। समझ पा रहे बातों को। तो मॉडरेटली आपको थोड़ा बहुत हाइड्रेट करके भी रखना है। भारी खाना एग्जाम से पहले ना खा के जाए, अवॉइड करना है हैवी मील को आपको, है ना। कैफीन इंटेक वगैरह नहीं करना, उससे क्या है कि थोड़ा आपको यूरिनेशन की दिक्कत हो सकती है, जो आपके कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब कर सकती है। समझ पा रहे बातों को। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि जो भी मेरा सेंटर बढ़िया से हो और कंसेप्ट में लगा रहा हूं, बढ़िया लगा रहा हूं, भरोसा रखना खुद पर। और सबसे बाद में मैं आपको ये कहता हूं, बढ़िया है कि टाइम मैनेजमेंट, बेस्ट एग्जाम हॉल की स्ट्रेटजी और आपके नेगेटिव मार्किंग का अवॉइडेंस और स्मार्ट गेसिंग टेक्निक्स, ये 4 चीजों को जब आप कंबाइन करते हो तो आपके मैक्सिमम मार्क्स की गारंटी आती है। और जब मैक्सिमम मार्क्स आते हैं तब आपका सिलेक्शन नहीं, रैंक निकल के आती है, आपका फेवरेट एम्स आपका इंतजार करता है। बस जरूरत है तो उसका अपॉइंटमेंट लेटर आने की, है ना। तो सबसे ऊपर जब अपन बात करते हैं तो ऊपर वाले पे भरोसा रखिएगा। जब आप एग्जाम दे रहे हो, ईश्वर पर भरोसा रखिएगा, भगवान पे भरोसा रखिएगा कि जो मैं कर रहा हूं बढ़िया कर रहा हूं। और उसको एक ही बात बोलनी है कि सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। ऊपर वाले को एक ही बात बोलनी है कि सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है हार क्या है जीत क्या, मुझ में तुझ में भेद यही, मुझ में तुझ में भेद यही कि मैं नर हूं तुम हो नारायण, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। तो जब इस प्रकार की बातें आप अपने ईश्वर से बोलते हो, जिसको भी आप मानते हो, तो डेफिनेटली उनका आशीर्वाद, उनकी जो दृष्टि है आप पर पॉजिटिवली पड़ेगी। और जब उनकी दृष्टि पड़ती है, उनका आशीर्वाद मिलता है, तो अपने सपनों के द्वार, अपने एम्स के द्वार खुल जाते हैं। तो ये तरीके आपको कैसे लगे, किस प्रकार का आपको कंटेंट लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक करके चैनल से जुड़ जाएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में साझा जरूर करेगा। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ में मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,
धन्यवाद।